फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पाठ 6.37, जिनकी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। कल के वीडियो में हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न साथ ही पाठ से के प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ से आगे के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाठ से आगे की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से। हम अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं और आसपास के लोगों तथा प्रकृति से हमें कैसे सहयोग मिलता है। तो हम अपने जीवन को आदर्शपूर्ण बनाना चाहते हैं, साथ ही कोई हमारा साथ दे या ना साथ दे, प्रकृति हमारे साथ होगी और इसी प्रकार हम अपना जो है वो या इसी के अनुरूप हम अपना जीवन क्या कर सकते हैं, व्यतीत कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। जीवन के प्रति अपने मन में उठने वाली लहर या कल्पनाओं के बारे में विचार करते हुए उन्हें लिखें। एक व्यक्ति के मन में विभिन्न प्रकार की लहरें उठती रहती हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के बारे में कल्पना करता है, विचार करता है। कभी वह शांत जीवन जीना चाहता है, कभी उसकी कल्पना होती है कि वह विकास करे, कभी उसको अपना जीवन सरल लगता है, कभी वह महान बनने की कामना करता है। मन बहुत ज़्यादा चंचल होता है, गतिशील होता है और वह उसी के अनुरूप ही कल्पनाएं करता रहता है। अब देख लेते हैं प्रश्न तीसरा को। आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो अभावों में रहते हुए भी दूसरों का सहयोग करने को सदैव तत्पर होते हैं। ऐसे लोगों के बारे में साथियों से चर्चा कर उनके भावों को लिखित। ऐसे बहुत सारे हमारे आसपास में होते हैं जो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी क्या करते हैं, जुगाड़ कर पाते हैं। चलिए देख लेते हैं प्रश्न चौथा को। आपको किन किन कवियों की कविताएं अच्छी लगती हैं, आपस में चर्चा कर इन कवियों की विशेषताओं को लिखें। यह भी बताइए कि वे कविताएं आपको क्यों अच्छी लगती हैं। यहाँ पर आप अपने आपको जो कवि या अच्छे लगते हैं, कवित्री अच्छे लगते हैं, उनका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, साथ ही उनकी विशेषताओं को बता सकते हैं। मैं यहाँ पर उन कवि और उनकी विशेषताओं को बता रही हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं। तो मुझे जिन कवियों की कविताएँ अच्छी लगती हैं उनमें सबसे पहले तो सुमित्रानंदन पंत है, महादेवी वर्मा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, गजानन माधव और मुक्ति बोध है। इनकी कविताएं मुझे क्या लगती हैं, अच्छी लगती हैं। अगर मैं इनकी विशेषताओं को देखूं तो सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं में मानवीकरण रहता है, महादेवी वर्मा की रचनाओं में रहस्यवाद की भावना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं में प्रगतिवाद रहता है, साथ ही गजानन माधव मुक्ति बोध जो कवि उनकी नई कविता है, ये जो है वो जीवन को संघर्ष से प्रेरित है। तो इसीलिए इन कवियों की रचनाएं भी मुझे अच्छी लगती हैं और साथ ही इनकी क्या है, ये प्रमुख विशेषताएं हैं। अब देख लेते हैं भाषा के बारे में। विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं तथा जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। प्रस्तुत कविता में विशेषण और विशेष पदों का सघन प्रयोग कवित्री के द्वारा किया गया है, जैसे मृदुल कल्पना, नवीन सृष्टि, पर्ण कुटीर, सरल काव्य आदि। पाठ से अन्य विशेषण और विशेष्य को ढूंढकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इस तरीके से बोर्ड में तो प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। बोर्ड में किस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, इसको जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछा जाएगा। अब किस प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेगा इसका, तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं, यह जो है वो छोटे क्लास में पढ़ाया जाता है, इसलिए विशेषण की परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, लेकिन हमको विशेषण मालूम होना चाहिए कि विशेषण की परिभाषा क्या होती। तो विशेषण की परिभाषा क्या है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। हम अपनी जानकारी के लिए इसको रख लेते हैं कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब दूसरा चीज आ जाता है तथा जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। अब जो संज्ञा सर्वनाम है उसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहा जाता है, विशेष्य कहा जाता है। तो आपको बोर्ड में पूछे जाएगा तो यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा कि कोई भी, जैसे मान लीजिए ऑप्शन दे दिया जाएगा, जैसे कि मृदुल कल्पना दे दिया जाएगा, उसके साथ कुछ और शब्दों को दे दिया जाएगा और उसमें से पूछा जाएगा कि इसमें से जो है वो विशेष्य को छाटी या विशेषण को छाटी करके, तब अगर आपको मालूम होगा कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं, तब आप जो है वो छाट करके यहाँ पर लिख सकते हैं कि मृदुल क्या है, विशेषण है, और कल्पना क्या है, विशेष्य। दूसरा है कुछ विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे ऊंची कूद, तेज चाल, धीमी गति आदि। क्रिया की विशेषता बताने वाले इन विशेषणों को क्रिया विशेषण कहते हैं। किसी अखबार या पत्रिका को पढ़िए और क्रिया विशेषणों को खोजकर लिखिए। तो यहाँ पर भी किसके बारे में बताया गया है, क्रिया विशेषण के बारे में बताया गया है। क्रिया विशेषण की क्या बता दी गई है, पूरी परिभाषा बता दी गई है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले इन विशेषणों को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए
जैसे ऊंची कूद, तेज चाल, धीमी गति। तो यहाँ पर क्या है, कूदना और चलना क्या है, क्रिया है, और क्रिया का क्या है, उसका जो है विशेषता बताया जा रहा है ऊंची, मतलब वह क्या करता है, ऊंची कूदता है, तेज चाल वह तेजी से चलता है। तो अगर मान लीजिए वस्तुनिष्ठ फिर प्रश्न यहाँ पर दे देता है कि क्रिया विशेषण को छांटिए करके, तब यहाँ पर देख लीजिएगा कोई क्रिया है, अगर कोई उसकी विशेषता बताता है तो वो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। कविता में दिए गए विशिष्ट पदों में नए विशेषण या क्रिया विशेषण को जोड़कर नए पदों का निर्माण किया जा सकता है, जैसे मृदुल कल्पना, निर्मल छाया, सुरीली तान, निष्काम जीवन। कविता में प्रयुक्त कुछ अन्य विशेषण नीचे दिए गए हैं, इनमें विशेषण या क्रिया विशेषण लगाकर नए पदों का निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दे दिए गए हैं जिनको हमको क्या करना है, नया विशेषण या क्रिया विशेषण जो है वो लगा करके नया पद हमको तैयार करना है। जिसमें दिया गया छेद, कुटीर, काव्य, प्रवाह, रचनाएं, वन, तान, प्रांत, अभिजन, नदी। यहाँ पर ये कुछ शब्द दे दिए गए हैं और यहीं पर इनके सामने में जो है मैं नया शब्द लगा करके जो है वो नया पद का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कुटिल आक्षेप, नया पद का निर्माण हो जाएगा। पर्ण कुटीर, सरल काव्य, नीरव प्रवाह, रुचिर रचनाएं, निर्जन वन, आकुल तान, शांत प्रांत, वितत विजन, कल्लोलिनी नदी। चौथा, विशेषण के कई भेद प्रकार होते हैं। शब्द अपने अविशेष्य के गुणों का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अच्छा आदमी, लंबा लड़का, पीला फूल, खट्टा दही। अपने शिक्षक की सहायता से विशेषण के अन्य भेदों की पहचान कीजिए। सबसे पहले हम चौथे वाले प्रश्न को ले लेते हैं। यहाँ पर मेन किसके बारे में बताया गया है, गुणवाचक विशेषण के बारे में बताया गया। यहाँ पर प्रश्न बनता है कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाइए करके। तब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि शब्द अपने अविशेष्य के गुणों का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं कि अच्छा आदमी, लंबा लड़का, पीला फूल, खट्टा दही। साथ ही प्रश्न में आगे बोला गया है कि अपने शिक्षक की सहायता से विशेषण के अन्य भेदों की पहचान कीजिए, भेद को और पहचानना है करके। साथ ही पांचवा प्रश्न है हमारा, साथ कविता में कई विशेषण शब्द हैं, उन शब्दों को पहचानिए तथा विशेषण के भेदों के अनुरूप वर्गीकृत कीजिए। तो दोनों ही प्रश्न में जो है वो विशेषण के भेदों को पहचानने की बात की गई है। तो इसके लिए मैं अलग सा वीडियो बना दूंगी जिसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, विशेषण के प्रकारों का क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। छठा, कविता में प्राण भरना अर्थात जीवंत करना मुहावरे का प्रयोग हुआ है। प्राण शब्द से संबंधित कुछ अन्य मुहावरे इस प्रकार हैं। प्राण सूखना, अत्यंत भयग्रस्त होना, प्राण पखेरु उड़ना, मृत होना, प्राणों की आहुति देना, बलिदान करना। प्राण शब्द से अन्य मुहावरे खोजकर उनका अर्थ लिखिए तथा वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये हमारा प्रश्न है कि प्राण शब्द से हमको अर्थ लिख करके उसका क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। तो उसका उत्तर यहाँ पर ये मैं लिख दूँ तो अब प्राण लेना, उसका अर्थ हो जाएगा मार डालना। वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो बिल्ली ने चूहे के प्राण ले लिए, प्राण देना, न्यौछावर होना। तो इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, देश के लिए वह प्राण देने को तैयार है करके। अपने मन से आप प्राण से संबंधित और बहुत सारे जो है वो वाक्यों में प्रयोग बना सकते हैं। लेकिन एक बार इसके बारे में और जानकारी दे देना चाहती हूँ। जब कभी भी हमको इस तरीके से वाक्यों में प्रयोग आता है, तो जब हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो जो शब्द दिया गया रहता है वही वाक्यों प्रयोग में वो शब्द क्या होना चाहिए, आना चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया है प्राण लेना, तो जब हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर हमारा शब्द आना चाहिए प्राण लेना करके। प्राण देना, तो यहाँ पर भी आना चाहिए प्राण देना वाक्यों में प्रयोग, अन्यथा जो है वो उत्तर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। वैसे तो इनका आवश्यकता उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो पुस्तक में दिया रहता है उसी को अधिकतर जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो अगर आप लोगों के एग्जाम्स में अगर आएगा तो ये 2-3 चीज़ें दी हुई हैं, प्राण सूखना, प्राण पखेर उड़ना और प्राणों की आहुति देना। यही क्या है, तीनों मेन, और इसी से क्या किया जाएगा, बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। अब प्रश्न पूछा किस तरीके से जाएगा, एक तो प्रश्न इसी तरीके से पूछा जाएगा कि जो प्राण शब्द आप जो
जो कुछ भी शब्द दिया गया उसका क्या कीजिए, वाक्यों में आप प्रयोग कीजिए करके। तो आप वाक्यों में प्रयोग इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरी तरीके से इसका प्रश्न पूछा जाएगा कि कुछ भी एक शब्द दे दिया जाएगा, जैसे प्राण सूखना दे दिया जाएगा, तो प्राण सूखना का अर्थ क्या होता है, तो प्राण सूखना का अर्थ क्या होता है, अत्यंत भयग्रस्त होना, आप इसको लिख सकते हैं। या फिर हमारा प्रश्न और दे देगा कि अब प्राण पखेरु उड़ना का अब वाक्यों में प्रयोग क्या होता है या उसका अर्थ क्या होता है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर क्या होता है, मृत होना करके। तो इस तरीके से हमारा साधा पाठ से संबंधित सारे प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया है। और कल जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं जो विशेषण के भेद हैं उनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी। और अगर आप लोग और उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं विशेषण के बारे में, तो आप कमेंट करके बताइएगा किस तरीके से वीडियो आप जो है उसके लिए देखना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से मैं क्या कर दूँगी, वीडियो को बना दूँगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।